प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में नए जोश के साथ में। और कल हमने जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था मौलिक अधिकार और उनसे रिलेटेड सारी जानकारियां विस्तार से डिस्कस की थी। और आज उसी वीडियो के अगले हिस्से के तौर पे उसका तुरंत रिवीजन करते हुए हम लेकर के आए हैं मूल अधिकारों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो जिसको पढ़ने के बाद आपको कभी मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रश्न को तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, आप जितने भी एग्ज़ाम देंगे, इन प्रश्नों के अलावा अब मौलिक अधिकारों से कोई अगला प्रश्न, अन्य प्रश्न नहीं आने वाला है। इस बात का वादा है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए हैं उनका ये पूरा जो चैप्टर है वो पूरा आपको इस लेक्चर के द्वारा एकदम क्लियर हो जाने वाला है। प्रीवियस लेक्चर में आपने देख ही लिया था उसका थ्योरेटिकल भाग। अब हम उसको कुछ प्रश्नों के माध्यम से, बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, सारे एग्ज़ाम में आज तक जितने भी पेड के एग्ज़ाम, यूपीएस ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम, पुलिस के एग्ज़ाम इत्यादि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे एग्ज़ाम्स से संबंधित प्रश्नों को उठा करके हमने एक जगह पर इकट्ठा किया है और वो सब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पहला जो प्रश्न है मौलिक अधिकारों से संबंधित, वो क्या है, हमारे सामने आ चुका है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? विधि के समक्ष समता का अधिकार हमारे संविधान का कौन सा भाग है, कौन सा आर्टिकल है जो देता है? तो हम लोग पढ़े थे, तो आप सभी को याद होगा। जल्दी से बताएंगे आंसर, जल्दी से बताएंगे। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आर्टिकल नंबर 14। विधि के समक्ष समानता कौन देता है? आर्टिकल नंबर 14। आगे बढ़ें, ठीक है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 से संबंधित क्वेश्चन हम भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एक टेस्ट है, तो इस टेस्ट में आप अपने मन में आंसर देते रहिए और मैं आपको सही आंसर बाद में बताता जाऊंगा। और वीडियो के अंत में आप देखना, अपने आप को चेक करना कि आपको कितने आंसर सही आते थे। इससे क्या होगा कि आपका टेस्ट हो जाएगा एक, और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। अगर जो आपके इसमें प्रश्न ज़्यादातर गलत हो रहे हैं या कुछ गलत हो रहे हैं, तो आप जो इससे पहले वीडियो हमने बनाई थी उस वीडियो को ज़रूर देखना। वो वीडियो जो है वो एक संपूर्ण वीडियो है मौलिक अधिकारों पर, उससे अलग कुछ नहीं है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न हो गया, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? विधि के समक्ष समानता, अभी वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया है। देखिए, तो इसका सही उत्तर क्या है? आर्टिकल नंबर 14। विधि के समक्ष समानता कौन देता है? आर्टिकल नंबर 14 देता है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए आधारों में से राज्य किस आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत विभेद का प्रतिषेध नहीं करता है? मतलब कि आर्टिकल 15 के अंतर्गत राज्य को कुछ आदेश दिए गए हैं कि वो उन आधारों पर कोई विभेद नहीं करेगा। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो उसमें वर्णित नहीं है? ये आपको बताना है। ये बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हम देखते हैं कि उसमें जन्म के आधार पर भी है, मूल वंश के भी आधार पर है, जाति के आधार पर भी है, पर भाषा के आधार पर वहाँ आर्टिकल 15 में वर्णन नहीं है। इसका मतलब इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है भाषा के आधार पर, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान है? वो कौन सा अनुच्छेद है? हम जानते हैं ना कि हमारे देश का जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, जैसे कि हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहन और अनुसूचित जनजाति के लोग, तो इन लोगों को संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आप लोग जानते हैं कि इनको आरक्षण दिया गया है। तो वो आरक्षण हम लोग जानते तो हैं, लेकिन आज तक हमने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि संविधान में आखिरकार किस अनुच्छेद के तहत ये आरक्षण दिया गया है। किसको पता है? जिसको पता है वो बताएगा, जल्दी से बताए। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। संविधान ने हमारे सरकार को, संसद को ये अधिकार दिया है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के प्रति क्या कर सकता है? नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। तो ये जो आरक्षण हमको मिला हुआ है लोगों को, जिन लोगों को, वो सब को आरक्षण किस आर्टिकल के तहत मिला हुआ है? 16 के तहत मिला हुआ है।
समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान करता है? मतलब जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, उन सारे सरकारी पदों पर जो भर्ती होगी उसमें सबको समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ये अनुच्छेद कौन सा कहता है? ये आपके बहुत काम का प्रश्न है, क्योंकि आप सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस आर्टिकल के तहत आपको ये जो अवसर मिल रहे हैं, समान अवसर मिल रहे हैं, चाहे आप गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, काले हैं, गोरे हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, किसी भी तरीके के हैं, तरीके सब तबके से आते हैं, लेकिन आपको क्या मिल रहा है? अवसर की समानता दी जा रही है। तो ये किसमें आता है? आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 में इसका सही उत्तर आर्टिकल 16। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध करता है? वो कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध करता है? अस्पृश्यता का अर्थ समझते हैं आप लोग? अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत। छुआछूत, छुआछूत, जो छुआछूत लोग करते हैं ना, वो अस्पृश्यता। और इससे संबंधित किसी विशेष शब्द इस्तेमाल होते हैं किसी विशेष समुदाय के प्रति, तो ये सब अस्पृश्यता की परिभाषा के अंतर्गत आता है। ऐसा कोई भी व्यवहार जो किसी विशेष समुदाय को आहत करता है भावनात्मक रूप से, ठीक है, उसको अस्पृश्यता कहते हैं। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है वो किस संविधान के द्वारा किया गया है? कि संविधान किस आर्टिकल के द्वारा किया गया है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। सही उत्तर है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है हमारे संविधान का, वो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। और कानून बना करके भारत की संसद ने इस पर कानून बनाया 1955 में। और 1955 में जो कानून बनाया गया उसका नाम रखा गया अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। इससे जो है इसे दंडनीय अपराध बना दिया गया। उसके बाद 1976 में इसी कानून को संशोधित कर करके एक नया कानून नए नाम से बनाया गया, जो किस नाम से बनाया गया? नागरिकों की रक्षा अधिनियम। नागरिकों की रक्षा अधिनियम उसको। और 1976 में तो ये नया कानून बनाया गया और इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है। तो इसको दंडनीय अपराध बनाया गया, बहुत कठोर दंड का प्रावधान है। तो निश्चित रूप से इसमें कभी नहीं फंसना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 निम्नलिखित में से क्या प्रावधान करता है? देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, धार्मिक समानता। आपको ये बताना है कि संविधान का 17 और 18 अनुच्छेद जो है वो किससे संबंधित है? सामाजिक समानता देता है, आर्थिक समानता देता है, राजनीतिक समानता देता है, या धार्मिक समानता देता है? जल्दी से बताएंगे। हमने अभी बात की 17 की, वो अस्पृश्यता का अंत है। तो अस्पृश्यता का अंत करके हम क्या कर रहे हैं? कोई आर्थिक समानता तो नहीं दे रहे हैं, ना ही हम उसको राजनीतिक समानता दे रहे हैं, ना ही हम धार्मिक समानता दे रहे हैं। ये आर्टिकल 17 और 18 पूरी तरीके से किससे संबंधित हैं? सामाजिक समानता से संबंधित हैं, सामाजिक समता से संबंधित हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई है? हम जानते हैं हमारे यहाँ मीडिया, प्रेस बहुत आज़ाद है, किसी पर भी मतलब कि हर सरकार की आलोचना करता है और सरकार की नाकामियाँ गिनाता है। अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं, प्रेस लोगों की न्यूज़ छाप देता है, लोगों का भ्रष्टाचार की पोल खोल देता है, तो ये जो उसको आज़ादी मिली हुई है वो किस अधिकार के तहत मिली गई है? बताएंगे इसमें से कौन सा अधिकार है? बताएंगे जल्दी से, इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। इसका सही उत्तर है अभिव्यक्ति का अधिकार। अभिव्यक्ति का अधिकार कौन से आर्टिकल में है ये भी बताएंगे। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है वो अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। भारत के हर नागरिक को सोचने की और अपने विचार रखने की, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी दी गई है। और इसी आज़ादी का फ़ायदा उठाते हुए जो प्रेस है हमारी, जो मीडिया है, वो रिपोर्टिंग करती है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन के सामने है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संदर्भित है। हमारा जो संविधान है उसका जो आर्टिकल 20 है वो किस में है? वो क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये किससे संबंधित है?
भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित है, या संघ सरकार के चैप्टर से संबंधित है, राज्य सरकार से संबंधित है, या डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। सिंपल सी बात है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। और मूल अधिकारों का जिक्र कहाँ से कहाँ तक मिलता है, 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक पूरा का पूरा मूल अधिकार ही है। तो आर्टिकल 20 भी किस में आ जाएगा, मूल अधिकार में आ जाएगा। तो ये मूल अधिकार का है। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये अच्छा सा प्रश्न है। निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी, इसका अधिकार जो है ये किसके अंतर्गत आता है। अभी आप लोग बहुत इस अधिकार को सुनते होंगे, जो हमारे युवाओं के बीच में ये बड़ा अधिकार फेमस रहता है कि हमको प्राइवेसी चाहिए, हमको प्राइवेसी का भी अधिकार है। तो ये हम जो प्राइवेसी का अधिकार मांगते हैं और कहते हैं कि हमें है, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि प्राइवेसी का अधिकार, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, जल्दी से बताएंगे। ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। तो जब भी हम प्राइवेसी मांगते हैं, प्राइवेसी का अधिकार, निजता का अधिकार मांगते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से मूल अधिकार घोषित किया गया है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कानूनी, बहुत सारी, हमारा जो संविधान है उसमें बहुत सारी कानूनी भाषा लिखी हुई है, जिसको एक्सप्लेन करने का और जिसको इंटरप्रेटेट करने का अधिकार संविधान के निर्माताओं ने किसको दिया है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय को दिया है, उच्चतम न्यायालय को दिया है। तो उच्चतम न्यायालय ने एक अधिकार इसमें से है जो नीचे 4 दिए हैं, वो हमारे साफ साफ तो हमारे संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हाँ ये अधिकार है, शामिल है, उन अधिकारों में ही शामिल है। ठीक है, तो कौन सा होगा वो, देखो विधि के समझ समानता का अधिकार तो हमको दिया ही गया है, आर्टिकल 14 आपको याद ही है। अस्पृश्यता का अंतर कर ही दिया गया है आर्टिकल 17 में। और संगठन और संघ बनाने का अधिकार हमको 19 में दिया है, ये 19 में हो गया, ये 17 में हो गया, ये 14 में हो गया। ये तो तीनों दिए हुए हैं भाई। इसका मतलब निजता का अधिकार जो हम अभी आर्टिकल 21 पढ़ रहे थे, आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमारे उच्चतम न्यायालय ने ये घोषित किया है कि निजता का अधिकार भी आर्टिकल 21 में शामिल है। ठीक है, लेकिन लिखा नहीं है स्पष्ट रूप से संविधान में। ठीक है, समझ गए ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है, जीवन का अधिकार, जिंदा रहने का अधिकार। ठीक है, ये संविधान के अनुसार जो है वो क्या है, राजनीतिक अधिकार है हमारा, आर्थिक अधिकार है, या मूल अधिकार है। भाई सही सी बात है, इसको अगर जो कोई गलत कर रहा है तो वो एकदम मूर्ख आदमी है। ठीक है, मतलब मूर्ख शिरोमणि है, क्योंकि भाई जीवन का अधिकार हमारा मूल अधिकार है भाई। ये भी जिंदा ही नहीं रहने दोगे तो हम बाकी क्या ही अधिकार करेंगे, तो मूल अधिकार है ये बिल्कुल। और ये जीवन का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 का ही है, आर्टिकल 21 में ही दिया गया है। और इसी के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि जीवन के अधिकार में ही निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी भी शामिल है। और इसी में और क्या शामिल कर दिया गया, आर्टिकल 21 का ए पार्ट में क्या शामिल कर दिया गया, शिक्षा का अधिकार भी शामिल कर दिया गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों वाला, 2010 वाला, याद है। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है, देख लो। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया पिछली स्लाइड में और अगला ही टाइम क्वेश्चन आ गया। लो, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, हम लोग जब पढ़ के जाते हैं और क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है कि यार अभी भी पढ़ के आए थे और पेपर में बैठते ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसका सही से उत्तर बताएंगे, इसका तुरंत उत्तर बताएंगे। ठीक है, कि किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया गया है। मैक्सिमम एज बतानी है, मिनिमम तो इसमें 6 वर्ष होती है, मिनिमम कितनी होती है, 6 से होता है। तो 6 से कितने तक का, 6 से 14 वर्ष तक का। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, समझ गए। निःशुल्क शिक्षा, हमारे सरकारी विद्यालय खुले हुए हैं कि नहीं खुले हुए हैं, एक भी पैसा नहीं पड़ता, ड्रेस भी मिलता है, जूता भी मिलता है, खाना भी मिलता है, बैग भी मिलता है, किताब कॉपी भी मिलता है, सब मिलता है, निःशुल्क है और अनिवार्य भी है। अगर जो किसी छोटे बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष की उम्र का है और उसको शिक्षा नहीं मिल रही है, तो आप भी उसके बिहाफ पर कहाँ जा सकते हैं, आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल करके कह सकते हैं कि भाई फला बच्चे को ये अधिकार नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट तुरंत सरकार को आदेश देगा कि उस बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष के बीच का है उसको शिक्षा मुहैया कराई जाए, मुफ्त में मुहैया कराया जाए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, बी। ठीक है,
आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निवारक निरोध से क्या आशय है? निवारक निरोध, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। प्रिवेंटिव डिटेंशन से क्या आशय है, बताएंगे जल्दी से। पूछताछ के बिना निरोध, मतलब किसी व्यक्ति को पूछताछ, बिना किसी पूछताछ के ही पकड़ लेना, उसको डिटेंशन में रख लेना, ये इसका आशय होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। निवारक निरोध अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को नियंत्रित किया जा सकता है, बताएंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन, जब भी कभी कभी आपने देखा होगा कि अभी जब हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन अधिनियम लाना था, उसका विशेष दर्जा ख़त्म करना था, तो आपने देखा था कि सरकार ने क्या किया था, जम्मू कश्मीर के जितने भी बड़े नेता थे, जैसे महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, इन सबको क्या कर दिया गया था, निवारक निरोध अधिनियम के तहत इनको नज़रबंद कर लिया गया था। तो इन ऐसा करके सरकार किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से कर सकती है, इस अधिनियम के द्वारा उसको जो है रखा जा सकता है, नज़रबंद करके उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकती है सरकार। तो ये किस मूल अधिकार को ऐसे सरकार नियंत्रित करती है? धर्म के अधिकार को, प्रदर्शन के अधिकार को, समता के अधिकार को? नहीं भाई, स्वतंत्रता के अधिकार को। क्योंकि हम स्वतंत्र कहाँ रहेंगे जब हमको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया जाएगा, हमको नज़रबंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निवारक निरोध अधिनियम कटौती करता है, फिर से वही क्वेश्चन घुमा करके पूछ रहा है। ऐसे ही कभी कभी पेपर में घुमा करके क्वेश्चन आता है और बच्चा कहता है कि भैया हम तो ये पढ़े ही नहीं थे, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये तो दिया ही नहीं था, ये तो हम कभी पढ़े ही नहीं थे, मास्टर साहब तो कभी बताए ही नहीं थे। लेकिन होता क्या है कि जो एग्जामिनर हैं वो होता है बहुत चालू, ठीक है, और एग्जामिनर क्या करता है, भाषा को उलट पुलट देता है और भाषा के चक्कर में ही विद्यार्थी उलट पुलट हो जाता है। तो निवारक निरोध अधिनियम किसमें कटौती करता है? हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में कटौती करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? देखो, अभी हम लोगों ने बात की कि बहुत सारे सरकार ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स बना रखे हैं, जिनके अंतर्गत जो संगीन व्यक्ति होते हैं, जिन व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, आवश्यकता के अनुसार सरकार उनको नज़रबंद कर लेती है, उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख दिया जाता है। तो ऐसा कौन सा है इसमें जो नहीं है, ये बताना है। तो देखो, आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियां अधिनियम टाडा, ठीक है, ये भाई है, बिल्कुल है। अगर जो कोई आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, सरकार को शंका होती है कि ये कुछ ऐसा कर सकता है या ऐसी किसी योजना में शामिल हो सकता है जो विध्वंसक गतिविधि कर सकती है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को सरकार तुरंत इस अधिनियम के तहत क्या कर लेती है, बिना कुछ पूछताछ के, बिना कुछ बताए, बिना कोई वजह बताए उसको बंद कर दिया जाता है, डिटेंशन में रख दिया जाता है, पुलिस कस्टडी में रख लिया जाता है, बंद कर दिया जाता है जेल में। ठीक है, तो उसको वहाँ पर वो नहीं कह सकता कि हम स्वतंत्रता का अधिकार है हमको, क्योंकि उसको किस अधिनियम के अंतर्गत रखा गया है, इस टाडा अधिनियम के अंतर्गत रखा गया है, जो सरकार रख सकती है। ठीक है, वैसे ही आतंकवाद निवारक अधिनियम, इसको पोटा बोलते हैं, ये भी है भाई, ये भी सरकार ने, हमारी भारत की संसद ने बना रखा है। ठीक है, कि अगर जो कोई व्यक्ति ऐसा संदिग्ध व्यक्ति है जो लगता है कि वो आतंकवादी हो सकता है या आतंकवादियों की मदद कर रहा है या आतंकवादियों से मिला हुआ है या ऐसा कुछ उनका जासूसी कर सकता है या किसी भी ऐसी चीज़ में शामिल है जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है और उससे समाज को खतरा है, तो सरकार उसको क्या कर सकती है, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकती है, निवारक निरोध में रख सकती है उसको। ठीक है, वैसे ही विदेशी मुद्रा क्रियाएं और तस्करी की रोकथाम के लिए संरक्षण अधिनियम, ठीक है, ये भी अधिनियम है हमारे यहाँ, हमारी संसद ने बना रखा है कि देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो विदेशी मुद्रा की तस्करी करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग सोने की तस्करी करते हुए मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों की तस्करी करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो ड्रग्स वगैरह की तस्करी करते हैं और बहुत सारे जानवरों की और दुर्लभ प्रजातियों के जानवरों की भी तस्करी की जाती है। तो इन सारी तस्करियों को रोकने के लिए, इन सारी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार, हमारे देश की संसद ने ये संरक्षण अधिनियम बना रखा है, जिसका नाम है विदेशी मुद्रा क्रियाएं और तस्करी की रोकथाम के लिए संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो ये भी है। तो हमारा लेकिन विदेशी मुद्रा विनिमय, ये जो है, ये तो हमारे RBI का काम होता है और ये कोई निरोध अधिनियम नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है? 4। आई होप ये सारी तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी पूरी तरीके से। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा और यही हमारा लक्ष्य है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे अगले की प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 आपको याद होगा, कल हम लोगों ने पढ़ा था, बाल मजदूरी का निषेध करता है। कोई भी बच्चे को मजदूरी नहीं कराई जा सकती, बाल मजदूरी नहीं कराई जा सकती, चाइल्ड लेबर बैन। ठीक है, तो कारखानों आदि में 14 वर्ष से नीचे का अगर जो कोई बच्चा है तो वो काम वहाँ नहीं कर सकता किसी भी कारखाने में। तो ये किससे संबंधित है? हमारे केंद्र से संबंध। ये तो बहुत सरल है, इसमें सारे ऑप्शन एकदम सरल हैं और इसका सही उत्तर क्या है? भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार से, क्योंकि 12 से लेकर के 35 तक तीसरा चैप्टर पूरा का पूरा मूल अधिकार से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई व्यक्ति कारखानों अथवा खदानों में काम नहीं कर सकता यदि उसकी आयु से अधिक नहीं है। ये वही क्वेश्चन एकदम, जो 14 वर्ष से अधिक नहीं है। ठीक है, 14 वर्ष से अधिक नहीं है अगर जो, ठीक है, तो 14 वर्ष से कम उम्र का जो भी बच्चा है वो किसी भी खदान में, किसी भी कारखाने में काम नहीं कर सकता है। इसको लेकर के सरकार ने बहुत सारे अधिनियम भी बनाए हैं और जिससे क्या कर दिया गया है? बाल मजदूरी को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अब उन अधिनियमों में तो ऐसे भी प्रोविज़न है कि किसी भी काम में नहीं, कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा किसी भी इवन आप किसी होटल वगैरह में देखते होंगे, छोटे छोटे बच्चों को लगा लेते हैं, और बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स पे भी देखते होंगे, बड़ी शॉप्स में भी देखते होंगे, वहाँ पर भी नहीं लगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान ने आर्टिकल 21A के तहत उस बच्चे को, जो अभी 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, उसको क्या कर दिया है? क्या दे दिया है? उसको शिक्षा का अधिकार दिया है। और अगर जब वो दिन भर काम करेगा, कहीं नौकरी करेगा, तो वो शिक्षा कैसे प्राप्त कर पाएगा? तो उसका एक मूल अधिकार तो हनन हो जाएगा उसका। तो इस कारण से हमारे जो चाइल्ड लेबर एक्ट्स हैं उनके द्वारा क्या किया गया है? किसी भी 14 वर्ष से उम्र के बच्चे को कहीं भी काम में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अब घर का छोटा मोटा काम कर रहे हैं उसकी दूसरी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये क्या नहीं है, किया है, तो गलती से टाइप हो गया है। ठीक है, टाइपिंग एरर। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 27 है वो क्या कहता है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। आपसे कोई भी चंदा नहीं ले सकता ज़बरदस्ती कि भाई हमें फला धार्मिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं, आपको इतना रुपया देना ही पड़ेगा। आपकी श्रद्धा है दीजिए, नहीं श्रद्धा है मत दीजिए। ठीक है, तो ये इसमें तो लिखा है, बिल्कुल सही बात है। तो ये किससे संबंधित है? संघ सरकार से, राज्य सरकार से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से? बिल्कुल गलत, तीनों के तीनों गलत हैं। सही कौन सा है? चौथा, मूल अधिकार से संबंधित है, क्योंकि मूल अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक हैं, और आर्टिकल 27 जो है वो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में आता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है? आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किसी अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? हाँ, इसमें बताना है कि हमारा जो संविधान है, जब संविधान हमारा बन रहा था तो हमारे देश में बहुत सारे अल्पसंख्यक थे। सिख थे, यहूदी थे, और पारसी थे, मुस्लिम थे, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब लोग थे। और सब लोग परेशान थे कि भाई अगर जो यहाँ पे तो बहुसंख्यक हिंदू हैं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का क्या होगा? उनकी एक विशिष्ट भाषा होती है, उनकी एक विशिष्ट कल्चर होती है, वो तो सब समाप्त हो जाएगी। तो उनके हितों की रक्षा के लिए संविधान के निर्माताओं ने बहुत बढ़िया व्यवस्था करके गए हैं बतौर। तो उन्होंने क्या किया है? संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कुछ प्रावधान दिए हैं। तो आपको बताना है कि इन 4 में से वो कौन सा प्रावधान है जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आर्टिकल नंबर 29। ठीक है, जो संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसमें अल्पसंख्यक अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को बढ़ा सकते हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 तो हमारा विधि के समक्ष समानता है, हम पढ़ ही चुके हैं। और आर्टिकल 19 हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वृत्ति की स्वतंत्रता, पेशे की स्वतंत्रता, आने जाने घूमने इत्यादि चीज़ों की स्वतंत्रता से संबंधित है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में बात की ही थी उस पर। और आर्टिकल 32 भाई ये तो सारे अधिकारों को लागू करवाने के लिए मास्टर अधिकार है, मास्टर चाबी है, मास्टर की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई है? हमारे
संविधान में अल्पसंख्यक किसके आधार पर मापा गया है, मतलब कि अल्पसंख्यक हम किसे कहेंगे, ये किस आधार पर परिभाषित किया गया है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो विभिन्न धर्म हमारे देश में पाए गए हैं, पाए जाते हैं, उनमें जिन भी धर्म को मानने वालों के लोगों की संख्या कम है उन्हें अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। अर्थात जो अब परिभाषा दी गई है अल्पसंख्यकों का, कि वो परिभाषा का जो आधार क्या है, धर्म है, ना कि और कुछ नहीं है, धर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संविधान के निर्माता ने कहा था कि यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है? ये लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल की जिक्र करेगा ये। ठीक है, जो तो क्या है, पहले तो हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माता किसको कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था, एक आर्टिकल है जिसको उन्होंने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है और उसका हृदय है। एक आर्टिकल, 395 आर्टिकल थे स्टार्टिंग में। कितने थे स्टार्टिंग में? 395 थे स्टार्टिंग में। ठीक है, अभी तो वो 440 के ऊपर पहुंच गए। ठीक है, तो वो 395 में एक आर्टिकल इतना महत्वपूर्ण था जो आत्मा भी हो गया संविधान की और उसका हृदय भी था। और कहा किसने था? B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, वो आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल नंबर 32। क्योंकि आर्टिकल 32 ही हमको ये अधिकार देता है कि अगर जो बाकी के हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो अगर हमको प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो हम सीधा कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय हमको वह सारे अधिकार उपलब्ध कराएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है संविधान का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अधिकार के द्वारा भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों को संरक्षित किया है? किस आर्टिकल के द्वारा भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों को संरक्षण दिया है? संरक्षण मतलब मूल अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस अधिकार को दी गई है? ठीक है, मूल अधिकारों को उपलब्ध कराने की गारंटी किस अधिकार के तहत दी गई है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे। यही है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो आप क्या होता है कि अगर जो आपको किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है, कोई पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि भैया डॉक्टर के पास चलो, उपचार करा लो चल के। उपचार मतलब उसको ठीक करा लो चल के। तो अगर जो हमारे संविधान में जो अधिकार दिए हुए हैं वो किसी व्यक्ति को नहीं मिल रहे हैं, मतलब कि उसको भी उपचार की ज़रूरत है, उसको भी ठीक कराने की ज़रूरत है, ठीक से उपलब्ध कराने की ज़रूरत है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, इसके द्वारा आप कहाँ जा सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32। अगर जो सुप्रीम कोर्ट बहुत दूर है और आप नहीं जाना चाहते सुप्रीम कोर्ट, तो आप आर्टिकल 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट भी आपकी इस व्यवस्था पर सुनवाई करेगा, आपकी समस्या सुनेगा और आपको मूल अधिकार उपलब्ध कराएगा। ठीक है, फिर भी यदि आपको जाना चाहें तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? वही प्रश्न है और उसी प्रश्न का उत्तर वही उत्तर है, आर्टिकल 32। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है? भाई 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हम, तरह तरह के क्वेश्चन बना करके एक ही आर्टिकल पर दे रहे हैं आपको, ताकि जब आपके पेपर में कुछ घुमा करके एग्जामिनर पूछ ले और आपको अब जो प्रश्न की भाषा है उसको बदल दे, तो आप हमारे जो साथी लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें ऐसा ना लगे कि ये कहाँ से प्रश्न आ गया। कैसे भी प्रश्न आए, हमने हर तरीके से प्रश्न को परख लिया है, समझ लिया है, तो अब गलत नहीं होगा। तो इसका भी उत्तर सही क्या है? आर्टिकल 32। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे रिट जारी करने की शक्ति है? रिट क्या होती है? हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो आर्टिकल 32 के तहत जो गारंटी दी गई है संविधान के अधिकारों की को उपलब्ध कराने की सुप्रीम कोर्ट को, तो उनको सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? मूल अधिकारों को प्राप्त करवाने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं 5 प्रकार के आदेश जारी करता है, नोटिस जारी करता है। उन नोटिसेस को ही रिट कहते हैं। ठीक है, तो वो कौन जारी कर सकता है? कौन जारी करता है?
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। और ये नहीं, ये सब लोग नहीं जारी कर सकते। उच्च न्यायालय जारी कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय कौन से अधिकार के तहत? आर्टिकल के तहत 32 के तहत। उच्च न्यायालय हमारे जो राज्यों में होते हैं, हाई कोर्ट, वो किस आर्टिकल के तहत जारी कर सकते हैं? अभी बताया था, बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताओ। 226, ठीक है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जाती हैं? अभी हम लोग बात किए थे कितने प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं, और इन 5 प्रकार की रिटों को हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर समझेंगे, डिटेल से समझेंगे कि ये 5 रिट क्या हैं और ये कैसे काम करती हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? कौन है भाई जो मूल अधिकारों का संरक्षण करता है? मूल अधिकारों को बचा कर कौन रखता है? वरना ये मूल अधिकार तो हमारे सरकार राज्य के खिलाफ हैं। हमको राज्य को स्वतंत्र रूप से, अबाध रूप से, निरंकुश रूप से काम करने से रोकते हैं। और कोई निरंकुश रूप से काम क्यों नहीं करना चाहेगा? लेकिन जो हमारे मूल अधिकार हैं वो राज्य पर लगाम के जैसे काम करते हैं। और इस लगाम का संरक्षण कौन करता है? कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक है। उच्च न्यायालय भी करता है 226 के तहत, लेकिन वो उसको ये टेम्परेरी काम मिला है। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है, ठीक है। उच्च न्यायालय की जिम्मेदारी नहीं। उच्च न्यायालय चाहे तो वो मना भी कर सकता है कि हम भाई हमारे पास बहुत काम है, तो एक बार वो मना भी कर सकता है, लेकिन ये गारंटी किसको दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था पुराने वीडियो में कि भाई ये जो मूल अधिकार मिले हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा लागू रहते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में इनको सस्पेंड भी किया जा सकता है, मतलब रोका भी जा सकता है, ठीक है। तो कब? जैसे कोई आपातकाल लग जाए, हमारे ऊपर कोई आक्रमण कर दे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो कुछ दिक्कत हो जाती है तो क्या हम अपना मूल अधिकार मांगते घूमेंगे? उस समय तो भैया देश लड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब आपातकालीन परिस्थितियां हों तो ये मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। लेकिन कौन कर सकता है इनका निलंबन? राज्यपाल कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। राज्यपाल के पास इतनी क्षमता नहीं है। कानून मंत्री कर सकता है? नहीं भाई, कानून मंत्री नहीं कर सकते, वो भले ही कानून के मंत्री हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है, ठीक है, कि वो मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है, ठीक है। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। तो वहीं मूल अधिकारों का निलंबन भी कर सकता है, ठीक है। भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। कब? कैसी परिस्थिति में? कभी भी नहीं भाई, कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी कैसे कर दिया जाएगा? किसी भी स्थिति में नहीं, किसी भी स्थिति में भी नहीं। वित्तीय आपात के दौरान नहीं, वहाँ भी नहीं। केवल और केवल राष्ट्रीय आपात के काल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल, जब देश में कोई आंतरिक सशस्त्र विद्रोह शुरू हो जाए या कोई विदेशी देश शक्ति, विदेशी देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, ठीक है, और या हमारा देश किसी देश के साथ में युद्धरत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, उसी केस में ही क्या हो सकता है? मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल जो राष्ट्रपति लगाते हैं वो किस आर्टिकल के तहत लगाते हैं, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। जल्दी से बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्त आपातकाल। 360 में आपने क्या है? आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल होता है। आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, मतलब 360 आर्टिकल जो है इसका प्रयोग आज तक करने की नौबत नहीं आई है। बाकी 2 आपातकाल, राज्य आपातकाल 356, ये 356 में, और राष्ट्रीय आपातकाल 352, अनुच्छेद 352, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नागरिकों के मूल अधिकार पर इनमें से कौन प्रतिबंध लगा सकता है? मूल अधिकारों पर कौन प्रतिबंध लगा सकता है? लोग मूल अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? अभी हम लोग निलंबन की बात नहीं कर रहे हैं। सस्पेंड करने का ऑर्डर कौन देता है? राष्ट्रपति देते हैं। लेकिन इन पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? इनको कम ज़्यादा भी किया जा सकता है, घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये सब काम कौन कर सकता है? भारत की संसद कर सकती है। जैसे कि आपको याद होगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में, ठीक है,
1978 में क्या किया गया था? संपत्ति के अधिकार को, आर्टिकल नंबर 31 को, संपत्ति के अधिकार को डिसमिस कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान के लागू होने के समय कितने मूल अधिकार थे? लो, कितने थे? अभी कितने हैं? अभी 6 हैं। ठीक है, और एक हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका मतलब कितने थे? पहले 7 थे। ठीक है, 7 थे। कौन हटाया गया था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है उसको हटा दिया गया था और उसको कहाँ ले जाया गया? वहाँ से हटा करके उसको आर्टिकल नंबर 300 के पार्ट ए में उसको स्थापित कर दिया गया और उसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। यहाँ से हटा दिया गया था उसको। ठीक है, तो पहले 7 थे, अब हमारे पास कितने मौलिक अधिकार बचे? 6। ठीक है, 6 बचे। ठीक है, अब 6 को संभाल के रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न इनमें से किस मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? यही हम लोग उतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि भाई 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। किसके अधिकार को? कौन से अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, क्योंकि इससे बड़ी दिक्कत उत्पन्न हो रही थी। क्योंकि सरकार को विकास करना था, सरकार को सड़क बनाने के लिए लोगों की ज़मीनें का अधिग्रहण करना था, सरकार को एयरपोर्ट बनाना, रेलवे लाइन बिछानी, स्कूल बनाने और ये सारी चीज़ें, अस्पताल बनाने, ये सब बनाने के लिए सरकार को भूमि का अधिग्रहण करना था, लोगों की संपत्ति का अधिग्रहण करना था। और चूंकि संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था तो सरकार ले नहीं सकती थी किसी से संपत्ति, किसी की संपत्ति का अधिग्रहण कर नहीं सकती थी, तो सरकार विकास कैसे करती? तो इसीलिए इसको क्या कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन करके इसको हटा ही दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। जा करके कानूनी है आपका अधिकार, लेकिन अब मूल अधिकार वो नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? अच्छा, इसमें बताएंगे कौन सा मूल अधिकार नहीं है, बताएंगे। समानता का अधिकार है भाई, एक तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक क्या है? मूल समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, लो भाई, आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, ये तो बचा ही नहीं भैया, यही नहीं है अब, ये नहीं है अब। तो इसका सही उत्तर तीसरा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ही है, आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसका सही उत्तर क्या है? तीसरा, संपत्ति का अधिकार। ये अब हमारा मूल अधिकार नहीं बचा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्र संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है? कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? वो कौन था भैया? 44वां संविधान संशोधन था। हम लोग उतनी देर से पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। अब संपत्ति का अधिकार क्या है? अब अभी हम लोगों ने बात की विधि का अधिकार है, बस ये अब ये कानूनी अधिकार बचा हुआ है। कौन से आर्टिकल में पहुंचा दिया गया इसको? है अब 300 का ए, यहाँ पर इसको पहुंचा दिया गया है और अब ये क्या है? विधिक अधिकार है। अब ये मूल अधिकार नहीं रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस सरकार के समय हटाया गया था? संविधान में जो ये संशोधन किया गया 44वां संविधान संशोधन और संपत्ति के मूल अधिकार को हटा करके इसको विधिक अधिकार बना दिया गया, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? किसकी सरकार थी? बताएंगे जल्दी से। किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी। आपको याद होगा मोरारजी देसाई की सरकार थी। वही इंदिरा गांधी जो आपातकाल लगाई थी, उस आपातकाल के बाद जो नए चुनाव हुए थे उसमें सरकार जो बनी थी वो किसकी बनी थी? मोरारजी देसाई की बनी थी। और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ही ये संविधान संशोधन उन्हीं के कार्यकाल में किया गया था, 44वां संविधान संशोधन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? इनमें से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? बताएंगे। स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, चुनाव लड़ने का अधिकार, विधि के समक्ष समानता, जीवन का अधिकार, भाई जीवन का अधिकार भी नहीं है, विधि के समक्ष समानता भी नहीं है। चुनाव लड़ने का जो अधिकार दिया गया है हमारे देश में, हमारे संविधान के द्वारा, वो क्या है? एक राजनीतिक अधिकार है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है? इन चार में से बताएंगे कि ऐसे कौन सा प्रोविज़न है, कौन सा इसमें ऐसा बात है जो मूल अधिकार में शामिल नहीं है। समानता का अधिकार बिल्कुल शामिल है, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18। आज हम लोग आपको बिना रटाए सारे के सारे बिना रटाए जाने ही नहीं देंगे, आपको छोड़ने ही वाले नहीं हैं। आपको रटा रटा करके जब आप कहने लगेंगे कि भाई अब तो हम सोते सोते भी बता लेंगे, तब छोड़ेंगे आपको। तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24, हड़ताल करने का अधिकार। भाई ये कौन सा अधिकार है? ये अधिकार नहीं है हमारे देश में। ठीक है, लोग अधिकार करते हैं, हड़ताल करने लगते हैं, लेकिन ये हमारा अधिकार नहीं है हड़ताल करना। ठीक है, तो सही उत्तर इसका ये, ठीक है, हड़ताल करने का अधिकार इसका सही उत्तर है इसका, ये मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भाई है ही बिल्कुल है, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही उत्तर था हड़ताल करने का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है भारतीय संविधान के अनुसार? इसमें बताएंगे। शिक्षा का अधिकार है, बिल्कुल है। जीवन का अधिकार बिल्कुल है। ये दोनों किससे संबंधित हैं? ये 21 है और ये 21A है। ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार आर्टिकल 19, याद करते करते आप आज सब याद ही करवा देंगे। ठीक है, कौन नहीं है इसमें? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, ये मूल अधिकार हमारा नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों की जांच करें। ये कथन दो दिए हुए, इनको जांच करिए, जल्दी से इन कथनों को पढ़िए। क्या लिखा है इनमें? पहला कथन है, समता की कानूनी व्याख्या मुख्यतः विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समक्ष समान संरक्षण के द्वारा प्रभावित होती है। विधि के समक्ष समान समता का अर्थ है विधि का शासन। इसमें से सही कौन सा है ये बताएंगे। ठीक है, देखो, समता की जो कानूनी व्याख्या निश्चित रूप से इसमें दो टर्म चलते हैं। एक चलता है विधि के समक्ष समता और एक चलता है विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष जो समता है ये हमारी कहाँ से किस संविधान में मिलती है? यूके के संविधान में मिलती है, इंग्लैंड के संविधान में, यूनाइटेड किंगडम के संविधान में मिलती है, जहाँ पर लिखा हुआ है विधि के समक्ष समता। इसका मतलब है कि कानून की नज़र में हर व्यक्ति बराबर है, हर व्यक्ति, किसी भी स्तर का कोई भेदभाव है ही नहीं, वो है विधि के समक्ष समानता। और वहीं दूसरा जो है विधियों का समान संरक्षण, ये कहाँ के संविधान में मिलता है? हमको यूएसए के संविधान में मिलता है। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में मिलता है। इस चरण का मतलब विधियों का समान संरक्षण, मतलब कि इसमें कि हर व्यक्ति जो एक समान व्यक्तियों के साथ में एक समान व्यवहार किया जाता है। इसका मतलब है कि एक समान व्यक्तियों के साथ में एक समान व्यवहार, और विधि के समक्ष समानता का मतलब है सभी व्यक्तियों के साथ में समान व्यवहार। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम दूसरा देखते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता का समता का अर्थ है विधि का शासन, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों के ही दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता? देखो क्या है, आर्टिकल बहुत सारे हम लोग पढ़ते हैं, इतना आर्टिकल पढ़ते हैं तो आप, लेकिन आप सारे आर्टिकल ही महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ संविधान के कुछ ऐसे केस भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, जिन केसों ने सुप्रीम कोर्ट में जो है बड़ा, सुप्रीम कोर्ट को पहले तो सुप्रीम कोर्ट को बड़ा ही मतलब कि जटिलता में डाल दिया, और वहाँ पर कुछ नए कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए। वैसे ही एक नया कॉन्सेप्ट 1971 में एक केस, बहुत ही प्रसिद्ध केस आया था पूरी न्यायपालिका का। अगर जो आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण जो केस था वो ये केस था। ठीक है, तो वो कौन सा केस था जिसमें ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई जो हमारी संसद है वो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, ये उसको अधिकार दिया गया है, लेकिन वो क्या नहीं कर सकती? क्या नहीं कर सकती? संविधान का एक मूल ढांचा है, उस मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती।
ठीक है, मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। वो कौन सा केस था? केशवानंद भारती का केस था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1900, ठीक है। तो 1973 में ये फैसला आया था, 24 अप्रैल को, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें क्या दिया गया? एक नया कॉन्सेप्ट दिया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, बाकी संशोधन किसी भी हिस्से में किया जा सकता है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि संसद किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार रखती है। वो कौन सा है? आर्टिकल 268। आर्टिकल 268 के तहत जो हमारी संसद भवन है वो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि वो संशोधन संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं होना चाहिए, वरना उसको क्या किया दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट उस संशोधन को निरस्त कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक एवं दंडात्मक क्यों घोषित किया है? जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, बंद करते हैं, मतलब उस दिन सारा काम धाम बंद कर देते हैं, पूरा देश बंद कर देते हैं, सड़कें बंद कर देते हैं, रेल की पटरियां बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इस काम को उच्च न्यायालय ने क्या कर दिया है? सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको किया है कि असंवैधानिक और दंडात्मक घोषित कर दिया है कि ये संविधान के अनुसार नहीं है और इस पर दंड भी दिया जाएगा। क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने? ठीक है, क्यों ऐसा क्यों किया बताएंगे जल्दी। क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत नहीं आता। भाई, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, इसका मतलब कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, ये नहीं स्वतंत्रता मिली हुई है। आप जब ऐसा बंद करते हैं, अब रोड जाम करते हैं, रेलवे जाम करते हैं, तो आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की जो स्वतंत्रता है उसका हनन होता है फिर, ठीक है। तो ये अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के खिलाफ है, इसके अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए उच्च न्यायालय ने क्या कर दिया है? बंद को असंवैधानिक और दंडात्मक घोषित किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने और बातचीत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके अधीन है? ये हड़ताल करने का अधिकार और बातचीत करने का अधिकार ये किससे संबंधित है? संघ बनाने और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का, समूह का अधिकार, विधि का अधिकार, ट्रेड यूनियन के सामान्य कानूनों के रूप में। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। अभी हमने बात की कि इसी हड़ताल बंद पर सुप्रीम कोर्ट ने और उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि ये अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, अर्थात ये किसी भी प्रकार का ये कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया, ठीक है, और उसमें क्या कहा गया? 6 से 14 वर्ष की उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। और संविधान संशोधन किया गया और 21A में इसको शामिल किया गया, 21 के A पार्ट में। तो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? ये लागू कब किया गया ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसको पारित कब किया गया था, शिक्षा का अधिकार जो है ये कब बनाया गया था, शिक्षा को मूल अधिकार में कब शामिल किया गया था, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे सब लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है? ये हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं। संपत्ति का अधिकार जो है वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, मोरारजी देसाई जी की सरकार में क्या कर दिया गया था? इसको हटा करके यहाँ से आर्टिकल 31 को हटा करके इसको 300 आर्टिकल 300 के पार्ट ए में इसको विधिक अधिकार बना दिया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस मूल अधिकार के द्वारा अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है? जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, वो किस अधिकार के द्वारा इसका उन्मूलन किया गया है? ये भी बहुत हम लोग पीछे भी डिस्कस किए थे इस पर। तो वो कौन सा है?
किस मूल अधिकार के द्वारा, इसमें मूल अधिकार नहीं बताना, इसमें मूल अधिकार का ग्रुप बताना है। हमको 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं ना, तो कौन सा मौलिक अधिकार है जो जिसके अंतर्गत आर्टिकल 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, वो कौन सा अधिकार है? वो है समता का अधिकार, क्योंकि समता का अधिकार 14 से आर्टिकल 18 तक आता है, तो 17 भी तो उसी में आ गया। तो समता के अधिकार के अंतर्गत जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है आर्टिकल 17 के तहत। ठीक है, समझ में आया। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। ठीक है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, ये बताएंगे। जो मौलिक अधिकार हैं वह हमारे संविधान के किस भाग में है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हम बहुत बार बताए हैं आपको। तो पहला जो हमारे संविधान का भाग है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा जो है वो नागरिकता से है, नागरिकता। तीसरा भाग जो है हमारा मूल अधिकार। ठीक है, जो मूल अधिकार से है तो हम बात करते हैं कि इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता मिली थी? मूल अधिकार भारत के संविधान से पहले भी किसी देश के संविधान में थे, जहाँ पर ये सबसे पहले लाए गए, और वहीं से हमने जो ये मूल अधिकार लिए थे। तो कहाँ से लिए थे हमने? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए थे, यूएसए से लिए थे। तो यूएसए के संविधान में मूल अधिकार सर्वप्रथम अपनाए गए थे, और वहीं से हमने, क्योंकि ये व्यवस्था बहुत अच्छी थी, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने वहाँ से इस विशेषता को ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। लीजिए, हम लोग इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि चैप्टर नंबर 3 भाग 3 जो है हमारे संविधान का, वहाँ पे क्या है? मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो इन मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, आगे फिर DPSP शुरू हो जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा था? सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा था BR अम्बेडकर जी ने, जो हमारे संविधान के निर्माता थे, जिनको हम लोग संविधान का जनक भी कहते हैं। ठीक है, ये किसके सदस्य थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सदस्य भी थे, अध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो किस भाग को कहा है इन्होंने? भाग 3 को, जो मूल अधिकारों से संबंधित है। इस भाग को इन्होंने क्या कहा है? संविधान का सबसे अलौकिक भाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान का भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 में कितने मूल अधिकारों का वर्णन है? भाई बताएंगे आप सही से। अगर जो आप थोड़ा सा मैथ लगाएंगे तो आप बिल्कुल बता लेंगे, क्योंकि 12 से लेकर के 35 तक है। 12 से लेकर के 35 तक है, तो थोड़ा निकाल के बताएंगे कितने हो गए टोटल, कितने हो गए? 12 भी उसी में शामिल है, 35 भी उसी में शामिल है। कितने हो गए? 24 हो गए, 24। ठीक है, तो टोटल इसमें कितने आर्टिकल हैं? भाग 3 में 24 आर्टिकल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय नहीं है? अच्छा, भारतीय संविधान में कौन प्रवर्तनीय हैं, ये पूछा है कि जो ऐसा कौन सा हिस्सा है भारतीय संविधान का जिसको हम प्रवर्तन करा, जिसको हम लागू करवाने के लिए कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं। वो कौन सा है? हमारा भाग 3। भाग 3 में जितने भी आर्टिकल हैं, उन आर्टिकल्स को हम लागू करवाने के लिए कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, तो वो भाग 3 है किससे संबंधित? मूल अधिकारों से संबंधित है। मूल अधिकारों से संबंधित है हमारे। ठीक है, मूल अधिकारों से है संबंधित, मूल कर्तव्य से नहीं, समझ लेना। ठीक है, मूल अधिकार ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही रखते हैं।
बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए और बहुत डिटेल से डिस्कस किए हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन ये बात का वादा है, गारंटी है कि अगर जो आप इस वीडियो को पढ़ लेते हैं तो मूल अधिकारों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप गलत करके नहीं आने वाले हैं। आज से आपको मूल अधिकारों की चिंता ख़त्म, मूल अधिकारों पे जितने भी प्रश्न आते हैं उनकी भी चिंता ख़त्म। तो ऐसे ही हमारी इस मेहनत को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम और भी प्रेरित हों आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे और अधिक मेहनत करने के लिए, अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए। तो हमारा हमेशा प्रयास रहेगा यही। और हम लोग यहाँ पर टुगेदर स्टडी करते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आप भेदभाव नहीं है। हम टीचर, हम वी आर लर्नर्स, इसलिए हमारे ग्रुप का ही नाम क्या है, वी लर्नर्स। तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। इसको प्रैक्टिस कीजिए, पिछला वीडियो देखिए और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। और अब सब लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में करके कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। हमने पहले शुरुआत में कहा था वीडियो के ना कि आप हमारे साथ ही साथ अपना टेस्ट करते हुए चलेंगे, और इतने वीडियो जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं इस पूरे वीडियो में, उनमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए, ज़रूर बताइए। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और हमें पता चलेगा कि आपको कितना आया और कितना अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आप काम ज़रूर करके जाइएगा जाते जाते। और हमारी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।